नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में गहन अध्ययन किया है। अर्थात उसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियां, उसकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, कुछ इसकी जो नदी जोड़ो परियोजनाएं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। उनके ऊपर बने जलप्रपात जिन्हें हम झरने बोलते हैं, उनका हमने अध्ययन किया। अर्थात नदियों के अध्ययन के बाद जो हमारा चौथा जो चैप्टर आता है, सीक्वेंस में चल रहा है मिट्टियां, सोइल, अर्थात मध्य प्रदेश की मिट्टियां। मध्य प्रदेश की मिट्टियां जो है पहला टॉपिक है। जाहिर सी बात है, लगभग हम इसी चैप्टर में, इसी क्वेश्चन मतलब ये इसी वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। तो दोस्तों मैं इधर मैप के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी है। क्लियर है? तो हम मध्य प्रदेश के मैप को बनाते हैं और ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की मिट्टियां कहां पर कौन कौन सी मिट्टियां, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लियर है? उनके बारे में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियों की। तो क्वेश्चन जो आता है मध्य प्रदेश की मिट्टियों से कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां वो पाई जाती है, तो उसके पहले हम कुछ अध्ययन इधर देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो अगर बात की जाए मृदा विज्ञान अर्थात मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका एग्जाम में बेटा कि जो मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं अर्थात मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टियों के अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल, क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल, इसे पेडोलॉजी क्लियर है दोस्तों? पेडोलॉजी, या इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले तो मृदा विज्ञान। मिट्टियों के अध्ययन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मिट्टियों के अध्ययन को अर्थात स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाता है? तो बच्चों वो मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला जो एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है मिट्टियों से कि भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? मध्य प्रदेश की मिट्टियों की बात की जाए तो 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। और इसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग है, उसका कार्यालय या मुख्यालय जो है वो कहां पर है? भोपाल में। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे अगर इसके अनुसार तो 5 भाग, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन सर्वेक्षण विभाग ने जो 5 प्रकार की मिट्टियां बांटी है वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूं। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, देखना इधर, ये तो इसे बोलते हैं काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो है एरिया पूरा, ये कौन सा एरिया है? ये काली मिट्टी का एरिया है। ठीक है, ये काली मिट्टी का एरिया हो गया। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं ये वाला जो हिस्सा, इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला गया जलोढ़। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तीसरा जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है मिट्टी है ये बोला गया लाल पीली मिट्टी, लाल पीली। ठीक है, कौन सी मिट्टी है ये लाल पीली मिट्टी है। चौथी बात करते हैं हम, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लैक वाला जो गोला वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं लेटेराइट। कौन सी है ये? लेटेराइट मिट्टी। और ये वाला जो हिस्सा है कौन सा? देखते हैं अगले वाली जो मिट्टी है अपनी, अगली जो मिट्टी है कौन सी? ये वाली जो मिट्टी है इसे हम क्या नाम दे देते हैं?
चतुर्भुज टाइप का बना देता हूं मैं आपको। तो ये वाली जो मिट्टी है चतुर्भुज वाली, इसे नाम दिया गया क्या? मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी, क्लियर है? कौन सी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले काली मिट्टी, दूसरी लाल पीली मिट्टी, तीसरी मिश्रित मिट्टी, चौथी जलोढ़ मिट्टी और 5वीं लेटेराइट मिट्टी। क्लियर है? अगर बात की जाए काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के 47.5% भाग पर पाई जाती है। कितने पर? 47.5% भाग पर पाई जाती है। कितने? 47.5%, 47.5% भाग पर ये पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। दूसरी लाल मिट्टी की बात करते हैं, दूसरी कौन सी है? लाल मिट्टी की बात करते हैं। तो लाल मिट्टी जो है 36.5% भाग पर पाई जाती है। 36.5% भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं तो जलोढ़ मिट्टी लगभग 3 से 4% भाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट पर? 3 से 4% पर पाई जाती है। तो भाई लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो लेटेराइट मिट्टी भी लगभग 3 से 4% भाग पर पाई जाती है। 5वीं बात करें मिश्रित मिट्टी, तो लगभग 9% भाग पर पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी जो है लगभग 9% भाग पर पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये मिट्टियों के अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले मिट्टी को लेते हैं, कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में अध्ययन मैंने आपको बताया था, जाहिर सी बात है काली मिट्टी का अध्ययन, अर्थात जो काली मिट्टी को हमने कैसे विस्तारित किया है, किस प्रकार काली मिट्टी बनी है। तो ये आप पटार वाला जो वीडियो देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो दरारी ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। दरारी ज्वालामुखी के फटने से हुआ है काली मिट्टी का निर्माण। उससे लावा अर्थात मेग्मा निकला, जिसमें राख कीचड़ वगैरह निकलती है, गर्म गर्म वो होता है लावा अर्थात मेग्मा। लावा और मेग्मा के बाद काली मिट्टी में से तो लावा और मेग्मा निकलता है। उस लावा और मेग्मा जब ठंडा हो जाता है तो एक वो चट्टान का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? चट्टान का रूप ले लेता है। और वही चट्टान बेसाल्ट चट्टान, जिन्हें हम नाम दिया है क्या? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टानों का अपर्दन होता है, जिसका मतलब होता है टूट फूट होना। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान मतलब अपर्दन होना या टूट फूट होना, ये होता है बेसाल्ट चट्टानों में। ठीक है, उनका अपर्दन होना, टूट फूट होना या क्षरण होना, जहां पर वो क्षरण होने के बाद जब बिखर गई, उस बिखरने के बाद निर्माण होता है काली मिट्टी का। अर्थात काली मिट्टी के निर्माण की बात आती है तो काली मिट्टी का निर्माण दरारी ज्वालामुखी के फटने से अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्लियर है? बात करते हैं कितने परसेंट पर? तो लगभग 47.5% भाग पर पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। 47.5% भाग पर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें तो ये कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या का नाम दिया गया है? इसे कपासी मिट्टी। क्यों? क्योंकि कपास का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो काली मिट्टी में ही होता है, तो इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमस की अधिकता के कारण, ठीक है, ह्यूमस की अधिकता के कारण इसे ह्यूमस मृदा भी कहा जाता है। इसे ह्यूमस मृदा भी कहते हैं। ह्यूमस की अधिकता के कारण कुछ पदार्थ होते हैं इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे ह्यूमस मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों ये, रेगुर मिट्टी। कौन सी? रेगुर मिट्टी। तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मिट्टी हुआ, ह्यूमस मृदा या रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी किसे जाना जाता है? कपासी मिट्टी अर्थात काली मिट्टी को जाना जाता है। इसका निर्माण आपको मैंने अभी बताया है, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से किसका निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये जो मिट्टी है रेगुर मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बालू की कमी पाई जाती है। बालू की कमी के कारण इस मिट्टी को रगड़ने पर रगड़ाहट टाइप की महसूस होती है, इसीलिए इस मिट्टी का नाम दिया गया रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। जल धारण करने की सर्वाधिक जो क्षमता होती है वो काली मिट्टी में होती है। जल धारण या जल सोखने की, जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है किस मिट्टी में? काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसीलिए सूखने पर मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है, अर्थात बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। किसमें? काली मिट्टी में।
जैसे मान लीजिए अभी जो शीत ऋतु चल रहा है और शीत ऋतु में गेहूं, चना और जो अपने कपास वगैरह गेहूं, चना और धनिया, इनकी खेती चल रही है। तो इन खेतियों इसके जब ये कटने का जब समय आएगा, इनका कटने का जब समय आता है मार्च अप्रैल में, जब ये फसल कटती है रबी की फसल, तब आप देखना जब, क्योंकि किसान अभी इस फसल में पानी दे रहे हैं, तो पानी के बाद जब पानी सोख लेगी, तो जब कटने की जब टाइम आता है, जब मिट्टी सूख जाती है तो मोटी मोटी टाइप की दरारें पड़ जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो किस मिट्टी में? काली मिट्टी में होती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इस मिट्टी को स्थानीय जो लोग होते हैं वो भर्री या कन्हेर के नाम से भी जाने। भर्री मतलब भूरी भूरी जो टाइप की होती है, तो स्थानीय लोग इसे भर्री या कन्हेर भी कहते हैं। भर्री या कन्हेर भी कहते हैं। ठीक है, भर्री या कन्हेर भी कहते हैं। किसे? काली मिट्टी को स्थानीय लोग भर्री या कन्हेर भी कहते हैं। आगे बात करते हैं पीएच मान की। तो पीएच मान की बात कर लेते हैं। इधर मैं आपको बता देता हूं पीएच मान होता क्या है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसे नाम दिया गया है पीएच मान, जिसकी खोज की थी सोरेनसन ने। किसने खोज की थी इसकी? सोरेनसन ने खोज की थी। पीएच स्केल की जो खोज की थी वो किसने की थी? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म है। पीएच स्केल में हर चीज का मान पता चल जाता है। इसका पीएच मान कितना है? अम्लीय है, क्षारीय। इन सोरेनसन ने जब उसकी अपनी पीएच स्केल बनाई, उस पीएच स्केल में इन्होंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक इन्होंने इसमें क्या रख दिए? मान रख दिए। और मान में यहाँ अंदर जो पारा रहता है, जैसे अपन ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उसमें रहता है पारा, ऊपर नीचे चढ़ता जाता है उसमें, तो ये रहता है। इसकी एक नोक रहती है और नोक एक किसी भी जो बर्तन होता है, ठीक है, कोई भी पात्र होता है, उस पात्र में किसी भी प्रकार का, जैसे किसी भी प्रकार का लिक्विड पदार्थ भर दिया जाता है और वह लिक्विड पदार्थ जो रहता है, क्लियर है, किसी भी प्रकार का लिक्विड पदार्थ इस पात्र में भर दिया जाता है। इसकी जो नोक है वो इसमें डुबो दी जाती है। क्लियर है? नोक है जो इसमें डुबो दी जाती है और नोक से कुछ समय बाद, मतलब 1 से 2 मिनट जो भी इसका समय का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उससे पता चल जाता है। अगर स्केल जो पारा रहता है, अंदर वाला जो पारा रहता है, वो पारा अगर 7 पर रुक जाए, वो पारा अगर 7 पर रुक जाता है तो मान रहता उदासीन। मान कैसा होता है? उदासीन। अगर वो 7 पर रुक जाता है तो मान कैसा पड़ जाता है बच्चों? उदासीन पड़ जाता है। अगर मान 7 से कम है, 1 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में है, तो वो मान क्या कहलाएगा? अपना अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय। और 7 से ऊपर अगर मान जाता है तो वो कहलाएगा क्षारीय। तो आप देखना, एक बार इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। अगर 7 में आता है अर्थात 20 में अटक जाता है मान, तो उदास हो गया, ना वो ऊपर जाने का है ना वो नीचे आने का है। तो उसकी जो स्थिति कैसी होगी? उदास हो गया, वो भयंकर क्या हो गया? उदास हो गया। इसीलिए उसका जो 7 पे मान अटक गया, मतलब वो उदासीन हो गया। 7 से ऊपर, ज्यादा ऊपर गया, नीचे गिर जाएगा, छाड़ बिखर जाएगा। जो बर्तन है, मान लीजिए कांच का बर्तन है, वो ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए तो वो छाड़ बिखर जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए अगर 7 से ऊपर तो अगर तुम जा रहे हो, अगर गिर गए तो छाड़ नहीं बिखर जाओगे। इसीलिए उसका मान कैसा हो गया? क्षारीय। और इसका मान कैसा हो गया? अम्लीय। 0 से 7 के बीच में अम्लीय मान, और 7 पर अगर अटक जाता है तो उदासीन, और 7 से ऊपर चल जाता है तो क्षारीय मान। पृथ्वी पर हर चीज की अगर लिक्विड अवस्था में अगर उसको बना दिया जाए तो हर चीज के पीएच मान निकल सकते हैं। यूरिन होता है, नींबू होता है, सिरका होता है, एल्कोहल होता है, हर चीज के जो है ब्लड होता है, पानी होता है, हर चीज का क्या है? पीएच मान निकल सकता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सोरेनसन ने खोज की थी इसकी। क्लियर है? तो काली मिट्टी का जो पीएच मान है, काली मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग 7.5 से 8.5 होता है। 7.5 से 8.5 होता है। तो ये किस प्रकृति की मिट्टी हो गई बच्चों? क्षारीय प्रकृति की मृदा हो गई। किस प्रकार की मृदा हो गई? ये क्षारीय प्रकृति की मृदा हो गई। क्लियर है? तो ये अपन ने क्या क्या पढ़ा इसके काली मिट्टी के बारे में देखना। तो ये क्या है? क्षारीय प्रकृति की मृदा हो गई। इसमें अगर बात की जाए तो ये मिट्टी है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्लियर है, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, और ह्यूमस,
क्या है, एक ह्यूमस। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इनमें कमियां पाई जाती है। किस किस की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किस मिट्टी में, काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कि किस खेती के लिए उपयुक्त है। तो अगर फसल आ जाए किस खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती, ठीक है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी, काली मिट्टी। इसे कपासी मृदा, ह्यूमस मृदा या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी को, काली मिट्टी को। क्लियर है। तो ये किसके बारे में हो गया अपना, काली मिट्टी को। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। इस काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। इसके भी बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली जो मिट्टी है इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं काली मिट्टी को, तो काली मिट्टी को 3 भागों में, काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, ठीक है। दूसरी जो है उसे बोला गया गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। और जो तीसरी है उसे बोला गया है छिछली काली मिट्टी, छिछली काली, ठीक है। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, इन 3 प्रकार की मिट्टियों में इसे बांटा गया है। साधारण, गहरी और छिछली, इन 3 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। किस मिट्टी को, काली मिट्टी को। क्लियर है। 3 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी की, साधारण काली मिट्टी। तो जो साधारण काली मिट्टी है वो 37% भाग पर पाई जाती है। इस 47 का ही परसेंट निकाल रहे हैं अपन। क्लियर है। कितने परसेंट पर, साधारण काली मिट्टी 37% पर, गहरी काली मिट्टी 3% पर और छिछली काली मिट्टी 7.5% भाग पर पाई जाती है। टोटल होगा कितने, 47.5। वही मैं जो 47.5 आपको बता रहा था कि काली मिट्टी का जो एरिया है। क्लियर है। आगे बात करते हैं जो साधारण काली मिट्टी है वो मालवा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में, मालवा व नीमाड़ क्षेत्र में, व नीमाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, मालवा और नीमाड़ क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। तो भाई गहरी काली मिट्टी की बात की जाए तो गहरी काली मिट्टी जो है वो नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में, नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो वहीं छिछली काली मिट्टी की बात की जाए तो छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा क्षेत्र का मतलब ये हो गया सिवनी, छिंदवाड़ा वगैरह जो है इसी एरिया में के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया, साधारण काली मिट्टी, मालवा व नीमाड़, नीमाड़ मतलब खंडवा खरगोन क्षेत्र। क्लियर है। 37%। गहरी काली मिट्टी की बात करते हैं तो 3% नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, ठीक है। छिछली काली मिट्टी की बात करें 7.5%, सतपुड़ा क्षेत्र, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है। दक्षिणी जो जिले हैं वो सतपुड़ा क्षेत्र में आते हैं। तो इन क्षेत्रों में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो छिछली काली मिट्टी कई लोगों के, कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल बन रहा होगा ये मिट्टियां क्या किस किस प्रकार की। तो साधारण तो जो आपके एरिया में जो नॉर्मल काली मिट्टी पाई जाती है वो साधारण है। पर गहरी काली मिट्टी की बात की जाए तो ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में, क्योंकि नर्मदा का जो वाटर लेवल है वो इनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वहाँ की जो मिट्टी है वो पर्याप्त रूप से पानी ग्रहण करती है, जिसके कारण उसका रंग जो है गहरा काला हो जाता है। छिछली काली की बात करते हैं तो छिछली काली मिट्टी कहीं ना कहीं उसमें भूरापन आ जाता है। जैसे मैंने अभी नहीं बताया, भर्री या कन्हेर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। तो छिछला मतलब कहीं ना कहीं उसमें पीलापन आ जाता है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कालापन आ जाता है। इस प्रकार की जो भर्री मिट्टी रहती है उसे छिछली काली मिट्टी भी नाम दिया गया है। ये किसके बारे में हो गया, अपना काली मिट्टी के बारे में। क्लियर है। अगली बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जलोढ़ मिट्टी से। आप मिट्टियों में भले किसी भी मिट्टी को याद ना करें, पर काली और जलोढ़ मिट्टी को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि काली और जलोढ़ मिट्टी से अभी तक व्यापम में जो MPPB वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अगला जो है मिट्टी है जलोढ़। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो 3 से 4% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है
लगभग 3 से 4% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता रहती है। बालू की अधिकता का मतलब क्या हो रहा है कि बालू ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए जो ये है इसमें बालू की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन फास्फेट या फास्फोरस, ठीक है, और कुछ कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। क्लियर है? कुछ कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या है इसमें कमी पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूं आपको कौन कौन सी, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी रहती है, जबकि बालू की अधिकता रहती है। हो गया ये। तीसरा आता है सर्वाधिक उर्वर क्षमता। सर्वाधिक उर्वर क्षमता मतलब सबसे ज्यादा उर्वर क्षमता, उपजाऊ जो क्षमता है वो किस मिट्टी में आती है, तो वो आती है जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में आती है? जलोढ़ मिट्टी में। और मैं आपको बता देता हूं मैप में कि जलोढ़ मिट्टी जो है नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य भारत का पठार माना जाए तो मध्य भारत जो क्षेत्र है उसमें कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? भारत के लगभग 47 से 48% भाग पर 48% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मतलब मध्य प्रदेश के तो लगभग 3 से 4% एरिया पर पाई जाती है, लेकिन भारत में पूछ ली जाए कि भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी लगभग 47 से 48%। जो गंगा यमुना का मैदान आता है पूरा, और अपना जो गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। क्लियर है? वो किस मिट्टी से घिरा हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। तो और सर्वाधिक उर्वर क्षमता किसकी होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी की सबसे ज्यादा उर्वर क्षमता मानी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा उर्वर क्षमता किस मिट्टी की मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी की मानी जाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं पीएच मान की। पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होगा तो कौन सी होगी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? तो क्या होगी? क्षारीय मृदा। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की किस मिट्टी को क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है, तो वो आएगा जलोढ़ मिट्टी। हालांकि अपन बोल सकते हैं कि काली मिट्टी का पीएच मान भी 7.5 से 8.5 होता है, तो उस मिट्टी को भी क्षारीय मृदा हम कह सकते हैं। क्लियर? उस मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं? क्षारीय मृदा कह सकते हैं। लेकिन इसका जो मान है वो 7 से कई अधिक होता है। एग्जैक्ट डाटा उसका पता, इसका क्या होता है एग्जैक्ट जो डाटा वो कोई पता लगा नहीं सकता। क्यों नहीं है? क्योंकि अपर्दन होता है उसमें। भांगर और खादर 2 मिट्टियां आती हैं जिनके बारे में अभी आपको अध्ययन बताऊंगा कि किस प्रकार इसका 7 से अधिक होना चाहिए। तो ये जो हो गया किसके? जलोढ़ मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, व नवीन को क्या बोला गया है? खादर। तो ये होती क्या है ये आप समझिए। क्वेश्चन आप सबसे इंपॉर्टेंट आता है खादर और बांगर। तो ये जो नदी है वो नदी का ढलान क्षेत्र है। ठीक है, ये ढलान क्षेत्र मतलब बीच दोनों ओर से जो एरिया है वो इस प्रकार उठा हुआ है और बीच में क्या नदी बह रही है। और नदी कौन सी है? मान लीजिए चंबल नदी। अगर क्वेश्चन आता है चंबल नदी से कि मृदा अपरदन से प्रभावित कौन सी वो है नदी, तो सॉरी मृदा अपरदन से प्रभावित मिट्टी है तो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अगर मृदा अपरदन प्रभावित कौन सी वो करती है नदी, तो आप कौन सी नदी लगाओगे? चंबल नदी। मान लीजिए चंबल जो नदी है, आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी नदी है जो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, अर्थात बीहड़ों का निर्माण। बीहड़ मतलब होता है भिंड मुरैना में जो डाकू वगैरह जो छिपते थे उनको, उनकी जो छिपने की जो जगह बनाती थी, जो गुफाएं बनाती थी उसके अंदर मिट्टी को काट कर उसे बोलते हैं बीहड़। तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां भारत में गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। तो मान लीजिए चंबल नदी है, चंबल, और चंबल में मान लीजिए 10 या 15 या 20 सालों में कभी कभी ऐसी भयंकर बाढ़ आती है जो उसके साथ जो काट कर क्या है जो उसकी जो मिट्टियां जो काट कर लेके आती है, जिसे हम अपरदन बोलते हैं। तो वो अपरदन से जो मिट्टियां काट कर लेके आती है वो मिट्टियां इसके साथ साथ बहते हुए निकल आती है। ठीक है, उसके साथ ही बाढ़ जब आती है तो बाढ़ के साथ ही वो मिट्टियां इन क्षेत्रों में यहाँ तक मान लीजिए वो मिट्टियां बिछ गई है, यहाँ तक वो मिट्टियां
बिछ जाती है। हर बार 10 से 15 सालों में, हर साल तो बाढ़ ऐसी आती नहीं है, 10 से 15 सालों में ऐसी बाढ़ आती है और वो बाढ़ की जो मिट्टियां हैं जो नदी अपने साथ लेकर आती है वो इन क्षेत्रों में उसने बिछा दी है। तो पुराने के स्थान पर कौन सी मिट्टी आ गई? नवीन। इसीलिए नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसे खादन नाम दिया गया है। और जिन एरिया पर ये बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता, जिन एरिया पर इस बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता वो मिट्टी कैसी रह जाती है? पुरानी मिट्टी रह जाती है, इसीलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम दिया गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं कि मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं, अगर इसकी बात की जाए तो क्वेश्चन आता है सबसे अधिक मृदा अपरदन से प्रभावित मिट्टी का नाम बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक मृदा अपरदन से प्रभावित मिट्टी। क्लियर है? इसे अपरदन को अवनालिका का अपरदन या रेंगती हुई मृदा भी कहा जाता है। तो कैसे, आप समझिए कि जब भयंकर बाढ़ आती है तो कभी कभी तो मिट्टियां बिछ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन मिट्टियों में से, इन जो खेतों में जो मिट्टियां बिछी रहती है वो बाढ़ आती है चंबल नदी में, और बाढ़ के कारण इन एरिया का जो उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया से तो मिट्टियां काट लेती है, ठीक है, उसका अपरदन कर लेती है। और साथ ही साथ जब बाढ़ आती है तो इनकी मिट्टियां भी उठा लेती है, और जो पोषक पदार्थ या पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टियों के यहाँ से उठकर नदी में चले जाते हैं, अर्थात नदी उनके साथ अपने साथ बहाकर लेके जाती है, अर्थात, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो बहाकर क्या ले गई ये नदी? उसके महीन कण जो ले गई, और जो ऊपर जो इसमें जो खेत बच गए उन खेतों में क्या बच गया? कंकर पत्थर, और ये जो चीज जिन्हें हम अनुर्वर कहते हैं वो बच जाते हैं, अर्थात इसकी मिट्टी है जो किसके साथ चली गई? नदी के साथ रेंगते हुए चले गई। इसीलिए इसे अवनालिका का अपरदन या रेंगती हुई मृदा कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को ही अवनालिका का अपरदन, अर्थात सबसे ज्यादा अवनालिका के अपरदन से प्रभावित जो मिट्टी है, अर्थात रेंगती हुई मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और आगे मैं बता देता हूं जलोढ़ मिट्टी में तो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से ग्रसित जिले, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक बात की जाए, सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? भिंड और मुरैना। कौन कौन से हैं? भिंड और मुरैना। सबसे ज्यादा भिंड और मुरैना, इनके साथ ग्वालियर आ जाए, श्योपुर आ जाए तो आप लगा सकते हो, लेकिन भिंड और मुरैना मृदा अपरदन से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है मृदा अपरदन से किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। क्लियर है? बालू की अधिकता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, सर्वाधिक उर्वर क्षमता होती है। पीएच मान की बात की जाए तो 7 से अधिक, इसीलिए इसे क्षारीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि दोमट मृदा किसे कहा जाता है? तो दोमट मृदा भी किसे कहा जाता है? इसे ही दोमट, ठीक है, इसे ही दोमट मृदा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बालू की अधिकता रहती है, और बालू की अधिकता के कारण चिपचिपाहट महसूस होती है। अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो ज्यादा चिकनी टाइप की बन जाती है, इसीलिए इसे दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ये आपको समझ में आया होगा अवनालिका का अपरदन क्या क्या होता है, कि मतलब रेंगती हुई मृदा ही क्यों कहा जाता है। तो रेंगती हुई मृदा आपको जाहिर पता चल गया होगा कि रेंगती हुई मृदा क्यों कहा जाता है। तो रेंगती हुई मृदा का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मिट्टियां जो है, सॉरी, जो नदियां हैं वो खेतों की मिट्टियों को बहाकर अपने साथ लेकर जाती है, जिसे हम रेंगती हुई मृदा या अवनालिका का अपरदन कहते हैं। क्लियर है? ये कौन सी हो गई? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगली बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। तो लाल पीली मिट्टी की भी बात कर लेते हैं। लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो 36.5% भाग पर लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो प्रमुख क्षेत्र आता है बघेलखंड। प्रमुख क्षेत्र कौन सा आता है इसमें? प्रमुख क्षेत्र बघेलखंड। प्रमुख क्षेत्र आता है बघेलखंड। क्लियर है? प्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है? बघेलखंड आता है। प्रमुख जो क्षेत्र आता है इसमें बघेलखंड आता है। लाल पीली मिट्टी 36.5% भाग पर पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र आता है बघेलखंड। क्लियर है? प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो गया? बघेलखंड। एक क्वेश्चन और आएगा आपका जलोढ़ मिट्टी से। एक क्वेश्चन और आता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में? तो मैंने अभी आपको बताया कि इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। और प्रमुख फसल की अगर बात आ जाती है तो सरसों जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख रूप से फसल आती है। क्लियर है? लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो प्रमुख जो क्षेत्र हो गया कौन सा हो गया? बघेलखंड का पठार, जिसे हम पूर्वी पठार बोलते हैं, बघेलखंड एरिया। छत्तीसगढ़ में इसका अधिकांश भाग आता है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है, लाल रंग होता है लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण
तो आयरन ऑक्साइड कैसे, जैसे आपको पता है कोई लोहे की कोई छड़, जो लोहे की कोई छड़ होती है वो आप 1 से 2 महीने के लिए बरसात में रख दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं लाल लाल सा क्या हो जाएगा, उसका कलर लाल लाल में बदल जाएगा लोहे की छड़ का। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि लोहे के साथ ऑक्सीकरण हुआ है, अर्थात पानी की जो बूंदें उस पर गिरी है उससे उसका ऑक्सीकरण हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है आयरन के ऑक्साइड के कारण, अर्थात आयरन ने उसके साथ क्या किए, ऑक्सीकरण किया है। क्लियर है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग व पीला रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण और फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग और पीला जो रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो जाहिर सी बात है आयरन की और फेरिक ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है। तो वही कमी की बात करें तो कमी किन किन चीज़ों की पाई जाती है, तो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फेट या फास्फोरस एक ही चीज़ है, फास्फोरस, ह्यूमस, इन पदार्थों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। फसल की बात कर लेते हैं, फसल, तो फसल कौन सी पाई जाती है, तो फसल इसमें चावल होता है। कौन सा होता है, कौन सी फसल मेन होती है, धान या चावल। धान या चावल प्रमुख रूप से लाल पीली मिट्टी में होते हैं। कौन सी फसल उगाई जाती है, धान या चावल। आपको जाहिर सी बात है जिले की तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, अमरकंटक सॉरी अनूपपुर हो गया, शहडोल उमरिया, कुछ अपना बालाघाट का हिस्सा आ जाता है, कुछ हिस्सा जबलपुर कटनी, ठीक है, शहडोल उमरिया, इनके हिस्से इसमें प्रमुख रूप से आते हैं। हो गया ये। आगे बात करते हैं इसमें पीएच मान के बारे में। किसके बारे में, पीएच मान। तो पीएच मान होता है इसका 5.5 से 8.5, अर्थात ये जो मिट्टी है वो अम्लीय से क्षारीय, अम्लीय से क्षारीय होती है। अम्लीय से किस प्रकृति की होती है, ये क्षारीय। तो पीएच मान जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका पीएच मान होता है लाल पीली मिट्टी का, वो अम्लीय से क्षारीय। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, किस मिट्टी को अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की मृदा कहा जाता है, तो कौन सी मिट्टी हो गई, वो लाल पीली जो मिट्टी है वो अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की मृदा कहलाती है। क्लियर है? तो ये किसके बारे में हो गया, अपना लाल पीली मिट्टी के बारे में। क्लियर है? लाल पीली मिट्टी के बारे में ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, 2 मिट्टियां और है, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो लेटेराइट की बात कर लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी लगभग 3 से 3% या 4%, लगभग 3 से 4% भाग पर पाई जाती है। 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। लेटेराइट की बात की जाए तो ये छिंदवाड़ा, किसमें, छिंदवाड़ा व बालाघाट, छिंदवाड़ा व बालाघाट के लगभग 70% एरिया पर पाई जाती है। कितने परसेंट पर, 70% भाग पर पाई जाती है। कौन सी, छिंदवाड़ा व बालाघाट के लगभग 70% भाग पर पाई जाती है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। इसे भाटा भी कहा जाता है, इसे भाटा मृदा भी कहा जाता है। भयंकर कड़क होती है, इसे भाटा मृदा भी कहते हैं। ठीक है, भाटा मृदा भी कहते हैं। किस मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं, लेटेराइट मिट्टी को भाटा मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इस मिट्टी की अधिकता की बात करें तो अधिकता किसकी रहती है, आयरन और पोटास की। आयरन व पोटास की अधिकताएं बहुलता क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। आयरन और पोटास की अधिकता पाई जाती है किस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। तो वहीं कमी की बात करते हैं तो वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, नाइट्रोजन व फास्फोरस। ठीक है, फास्फेट भी बोलते हैं। फास्फोरस की क्या पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की, इनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। वही आयरन और पोटास की अधिकता पाई जाती है। इसे भाटा मृदा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मेन रूप से कहां पर पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा और बालाघाट के लगभग 70% एरिया पर पाई जाती है। आगे बात करें खेती के लिए तो फसल कौन सी होगी, प्रमुख फसल की बात कर लें तो प्रमुख फसल होगी इसमें चाय बागान। कौन सी, चाय बागान, अर्थात चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम है तो वो लेटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से उपयुक्त है। आगे बात कर लेते हैं लेटेराइट के बाद अगर इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये कौन सी हो गई है, प्रमुख फसल चाय। ठीक है, पीएच मान की बात कर लेते हैं। पीएच मान लगभग 4 से 5 होता है। पीएच मान कितना होता है, लगभग 4 से 5। तो ये कैसी हो गई है, अम्लीय। कैसी हो गई है,
अम्लीय प्रकृति की मृदा। कैसी मृदा हो गई ये? अम्लीय मृदा। इसका पीएच मान 4 से 5 होता है, इसीलिए इसे अम्लीय मृदा भी कहा जाता है, जबकि क्षारीय मृदा जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। क्लियर है? ये लेटराइट मिट्टी का एरिया होता है इतना सा, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया? लेटराइट मिट्टी के बारे में हो गया आपको। आगे बात करते हैं मिश्रित मिट्टी। कौन सी है? मिश्रित मिट्टी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते मिट्टियों, सिर्फ इतना सही आता है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है मिश्रित। कौन सी है? मिश्रित मिट्टी जो है, मिश्रित मिट्टी की बात कर लेते तो मिश्रित मिट्टी लगभग 9% भाग पर पाई जाती है। 1 से 2 क्वेश्चन कभी आने के चांस बनते हैं। तो मिट्टी की बात करें तो मिश्रित मिट्टी में तो कमी और अधिकता तो आपको पता है, लेकिन जो मिश्रण होता है वो कितने कौन सी मिट्टी का होता है? तो काली, लाल और पीली। काली, लाल और पीली 3 मिट्टियों का मिश्रण होता है। काली का होता है, लाल का होता है और पीली मिट्टी का जो है इसमें मिश्रण होता है। किस मिट्टी में? मिश्रित मिट्टी में। क्लियर है? पीएच मान कोई फिक्स नहीं है। अनाज की बात करें, अनाज तो अर्थात फसल की बात करें तो मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मोटे अनाज प्रमुख फसल है इस मिट्टी की। मोटे अनाज जो है प्रमुख फसल है इस मिट्टी की। ये बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है। एरिया की बात करें तो बुंदेलखंड में पाई जाती है प्रमुख मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। पीएच मान क्यों नहीं होता? क्योंकि काली, लाल और पीली 3 प्रकार की अलग अलग मिट्टियां पाई जाती है। तो इसका पीएच मान किस मिट्टी का आप लिखना पसंद करोगे? तो ये इसलिए इस मिट्टी का पीएच मान नहीं होता है। क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है। इन 5 मिट्टियों में नाम आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कछारी मिट्टी आती है, जो छठवीं में मिट्टी आती है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को। कौन सी है? कछारी मिट्टी, जो 5वें नंबर पर आती है, तो उसको भी पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं पड़ती नहीं है, क्योंकि इसी एरिया में थोड़ी सी लाल और पीली के बीच में कछारी आती है। लेकिन हमने अभी जो अध्ययन किया है वो किन किन का अध्ययन किया है? भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग। क्लियर? भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया है। मैंने बताया लाल काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। क्लियर? 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। आगे बात करते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया है। इस प्रकार हमने जो है मिट्टियों का टॉपिक कंप्लीट किया है। क्लियर है? तो मिट्टियों से जो क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन जाता है कहीं ना कहीं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी का क्षेत्र बताइए, काली मिट्टी का क्षेत्र बताइए, काली मिट्टी कितने प्रकार की होती है, इन्हें किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्लियर है? तो ये हमने किस के बारे में अध्ययन किया है? तो हमने मिट्टियों के अर्थात सोइल के बारे में अध्ययन किया है कि मिट्टियां, मध्य प्रदेश की मिट्टियां कौन कौन सी और किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना। ठीक है? तो ये मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।